जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या व्लादिमीर पुतिन जाएंगे अमेरिका, क्या खत्म हो जाएगा रशिया यूक्रेन का युद्ध। दोस्तों, ट्रम्प सरकार ने किया सबसे बड़ा ऐलान, टेंशन में आ गए वोलोदिमीर जेलेंस्की। दोस्तों, लगे हाथों आपको बताएंगे बांग्लादेश में निशाने पर भारतीय मिशन राजशाही में असिस्टेंट हाई कमिश्नर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारी, वीजा सेंटर हुआ बंद। भारतीय मिशन बांग्लादेश में हिंसक भीड़ के निशाने पर, वहां बद से बदतर हुए हालात। तो इसी बीच बताएंगे किसने कहा कि अब भारतीय उच्चायुक्त को भी बांग्लादेश से निकाल देना चाहिए, कैसे स्थिति बांग्लादेश में बुरी बनती जा रही है। दोस्तों, लगे हाथों आपको बताएंगे ट्रम्प की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में ब्रिक्स की कमान, अमेरिका की उड़ गई नींद। वहीं आपको बताएंगे नेपाल की राजनीति में आया बड़ा मोड़। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति दुनिया में हर एक किसी देश से बेहतर है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक ऐसा गुत्था बन चुका है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भी पसीने छूट चुके हैं। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की, अपने सबसे कुशल सलाहकार को डील के लिए रशिया भेज दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की प्यार और फटकार दोनों से मना कर देखा, लेकिन ये मसला सुलझ नहीं रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है दोस्तों कि एक बार फिर से रूस अमेरिका के प्रतिनिधि मिलकर यूक्रेन मसले का हल निकालने के लिए मिलने वाले हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारी इस वीकेंड पर मुलाकात करेंगे। ये बैठक अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी में होगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि बातचीत का मकसद ट्रंप की ताजा पहल पर विचार करना है। हालांकि बैठक के एजेंडे की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। दोस्तों, न्यूज पोर्टल पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर कर सकते हैं। वहीं रूसी पक्ष की अगुवाई किरिल दिमित्रिएव के हाथ में रहने की संभावना है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत माने जाते हैं। आखिर कहां अटकी है अभी रशिया यूक्रेन की बात, तो आपको बता दें ट्रंप के मसौदे को फौरी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा आश्वासन देने की पेशकश की है, लेकिन रशिया की जीती गई जमीन को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप जो है वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग के मुताबिक यूक्रेन पर पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इसका विरोध किया है और किसी समझौते के तहत मौजूदा युद्ध मोर्चों को फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद जेलेंस्की ने चेतावनी दिया कि रशिया एक नए साल की जंग की तैयारी कर रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब संकेत मिल रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। रशिया के उप विदेश मंत्री सरगेई रायाबकोव ने साफ कह दिया है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस किसी भी कब्जे वाले इलाके को वापस नहीं करेगा। इसके साथ ही रशिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन में नाटो के शांति सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं होगा। जैसा कि अमेरिका और रशिया के प्रतिनिधि इस वीकेंड पर मियामी में मिलने वाले हैं, ऐसे में अब तक ये क्लियर नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन भी इस वार्ता का हिस्सा होंगे या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इस बैठक के लिए ट्रंप के साथ बातचीत करने पर हामी भर सकते हैं। लेकिन जितना भारत दोस्तों रशिया को जानता है, व्लादिमीर पुतिन को जानता है, हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी व्लादिमीर पुतिन मियामी के लिए हाँ भरेंगे। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बांग्लादेश में भारतीय मिशन के खिलाफ खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय मिशन ने राजशाही और खुलना में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क को बैरिकेड्स लगाकर लॉक कर दिया है। इसके पहले बुधवार को ऐसी ही घटना में प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की थी। बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ढाका में भारतीय उच्चायोग के लिए मार्च निकाला था। दोपहर करीब 3 बजे यह मार्च शुरू होने के बाद आगे बढ़ा तो इसे पुलिस के ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे और पहला बैरिकेड तोड़ दिया था। इसके बाद दूसरे बैरिकेड पर उनका सामना भारी पुलिस बल से हुआ था, जहां वे सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में सुरक्षा माहौल को लेकर नई दिल्ली में बढ़ती
भारतीय चिंताओं के बीच हुए हैं दोस्तों। इन सुरक्षा चिंताओं के बीच बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने राजशाही और खुलना में वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC को बंद कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश में हिंसक भीड़ के निशाने पर भारतीय मिशन दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी अधिक चौंका देने वाली खबर यह है कि हसनत अब्दुल्ला ने अब भारतीय उच्चायुक्त को निकालने के लिए कह दिया है दोस्तों। तौहीद हुसैन ने भी भारत पर उठा दिए सवाल। दरअसल बुधवार को कुमिल्ला के देवी द्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हसनत अब्दुल्ला ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें भारत के इस रुख पर कठोर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था क्योंकि वो शेख हसीना को शरण दे रहा है। बुधवार को भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी। हसनत ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध पारस्परिक सम्मान पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान तभी करेगा जब भारत भी बांग्लादेश के प्रति वही सम्मान दिखाए। ऐसे में भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की धमकी के बाद अब बुधवार को बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजेशन हसनत अब्दुल्ला ने क्लियरली कहा है कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इन बांग्लादेशियों को लेकर जो लगातार भारत विरोधी उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं? वहीं हसीना के बेटे ने भारत को भी अलर्ट कर दिया, कह दिया कि वाकई में 7 सिस्टर्स की नेक काटने की बात होगी, गर्दन काटने की बात सच होगी। बता दें हसनत अब्दुल्ला के हालिया बयान जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी, उसने नई दिल्ली की चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार साजेब वाजेद जॉय ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। साजेब वाजेद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश को इस्लामिक शासन की ओर लेकर जा रही है, जिससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। एक साक्षात्कार में जॉय ने दावा किया है कि जमात इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों को खुली छूट दी जा रही है और चुनावों में धांधली की आशंका है। जॉय ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर भी चिंता जता दी और चेतावनी दे दी कि इससे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हो रहे हैं और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। दोस्तों ये खबर तो कुछ भी नहीं, आपको बता दें जिस बांग्लादेश को बनाने में भारत के सैनिकों ने भारत ने बहाया खून, आज वही बांग्लादेश कर रहा है भारत को लेकर उल्टी बात, कह रहा है कि हमने ही भारत को जिताया है, हमारी मदद से ही भारत जीता है। बता दें बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी जारी है। अब अंतरिम सरकार ने कह दिया कि बगैर बांग्लादेशी समर्थन के भारत कभी भी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में नहीं हरा पाता। ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब हमने आपको बताया कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ही बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया था। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने आरोप लगा दिया कि भारत ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के योगदान को कम आंका है। साथ ही कह दिया कि बगैर बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीत संभव नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि यह दिन कोलकाता में अलग तरह से मनाया जाता है जो भारत की इस धारणा को दिखाता है कि जीत उसके सशस्त्र बलों को मिली थी। तौहीद हुसैन ने कहा कि यह सच है कि भारत को पाकिस्तान पर जीत मिली थी, लेकिन बांग्लादेश में उनकी जीत के संदर्भ में उनके खुद के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर पाकिस्तानी सेना को कमजोर नहीं किया जाता तो भारत को जीत हासिल करने में समय लग जाता और इसमें भारी नुकसान होता और ज्यादा लोगों की मौत होती। यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से लगातार भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश में जारी हैं, लेकिन ऐसे बयानबाजी भी होंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोस्तों आप क्या जवाब देना चाहेंगे इन बांग्लादेशियों को, खास करके मोहम्मद यूनुस को? जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई जवाब दे सके और समझ सके कि बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेशी हैं वो कैसे भारत खिलाफी एजेंडा चला रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें यहाँ तक कि शेख हसीना ने भी बताया यूनुस क्यों जा रहे पाकिस्तान के करीब, साथ में भारत की कर दी जमकर तारीफ। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर हमला बोला। भारत में सह निर्वासन में रह रही हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस देश की अस्थिरता में धकेल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनुस पर राजनीतिक वैधता के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। CNN न्यूज 18 को दिए एक खास इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि यूनुस के पास कूटनीति करने के ना तो जनादेश है और ना ही अनुभव है। इस दौरान अवामी लीग नेता ने भारत के धैर्य की तारीफ की और कहा कि ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बांग्लादेश के शासन में एक अस्थायी और अवैध रुकावट के कारण खराब हुए हैं।
हसीना ने आगे कहा कि हमें बैन करने से वे लोग खत्म नहीं हो जाएंगे जो हमारा समर्थन करते हैं। अवामी लीग को हमारे लोगों ने 9 बार चुना है क्योंकि हम हर गांव और मोहल्ले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के लिए कानूनी, कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ाई जारी रखने की बात कह दी। वहीं उन्होंने भारत का समर्थन भी किया। दोस्तों, नई दिल्ली के साथ संबंधों में उतार पर हसीना ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि भारत के साथ हमारे संबंध यूनुस के मूर्खतापूर्ण दौर को झेल सकते हैं जो अस्थायी होगा। भारत सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं है बल्कि एक दोस्त है जिसके साथ हम सांस्कृतिक इतिहास और 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। एक बार जब बांग्लादेश के लोग आजादी से वोट दे पाएंगे तो ऐसे नेता को चुनेंगे जो भारत का दोस्त बनने के लायक हो। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में ब्रिक्स की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त फैसलों और वैश्विक व्यापार पर बढ़ते दबावों के दौर में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है। ब्राजील से भारत को मिला यह दायित्व केवल औपचारिक बदलाव नहीं बल्कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में एक मजबूत राजनीतिक और रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। भारत 1 जनवरी से आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ब्रिक्स अध्यक्षता के हस्तांतरण के दौरान प्रतीकों के जरिए गहरा संदेश दिया गया। 2024 में रशिया से मिले स्टील के हथौड़े के बाद ब्राजील ने भारत को अमेजन वर्षा वन की पुनर्चक्रित लकड़ी से बना हथौड़ा सौंपा। ब्राजील के ब्रिक्स शेर्पा मैरिजियोजी लीरियो ने कहा कि यह प्रतीक सतत विकास, साझेदारी की मजबूती और भारत की नेतृत्व क्षमता में भरोसे को दर्शाता है। 11 से 12 दिसंबर को ब्राजीलिया में हुई ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक में केवल प्रतीकात्मक मुद्दों पर नहीं बल्कि ठोस प्रगति की समीक्षा पर भी जोर दिया गया। 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान 2025 तक हासिल उपलब्धियों का आकलन किया। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा ने कहा कि ब्रिक्स की प्रासंगिकता अब केवल कूटनीतिक बयानों से नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव से आंकी जाएगी। उनका कहना था कि समूह को ठोस नतीजों पर केंद्रित रहना होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो ब्रिक्स को किसी अमेरिकी विरोधी धड़े के रूप में उभरने से रोके। भारत की कोशिश होगी कि समूह को बहुपक्षीय सहयोग, विकास और संवाद के एक सकारात्मक विकल्प के रूप में मजबूत किया जाए। आने वाला कार्यकाल भारत के लिए कूटनीतिक अग्नि परीक्षा साबित हो सकता है। क्या लगता है आपको? क्या इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगा अपना भारत? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, नेपाल की राजनीति में आया बड़ा मोड़। सीपीएन यूएमएल महाधिवेशन के लिए 98.40% पड़ा मतदान। आज है फैसला। जी हां, नेपाल की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के 11वें महाधिवेशन में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 98.40% मतदान दर्ज किया गया। आज इसका फैसला भी आने वाला है दोस्तों। वहीं बता दें, ये थे भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।